साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम क्लास 2 के तहत एक और नया पेपर आपके लिए, जो ओल्ड पेपर कह सकते हैं, आरपीसी के द्वारा जो एसएसटी का पेपर लगा था 17 फरवरी 2019, ये जो डेट थी एग्ज़ाम की, उसमें ये जो संस्कृति विभाग में जो भर्ती निकली थी उसमें ये जो एसएसटी का पेपर लगा था, उस एसएसटी के पेपर के जितने भी 150 क्वेश्चन है इनको आज हम हल करने वाले हैं। तो साथियों ये सोशल साइंस का पेपर है, आपको बता दिया है हमने। और साथियों हम इसके जो क्वेश्चन है वो 150 पूरे देखेंगे एक ही वीडियो में। और साथियों इस वीडियो से भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मेन एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि प्रत्येक पुराने पेपर से रिवाइज होते हैं क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 1, किसी में 6, इस प्रकार से। तो साथियों इसमें भी देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इनमें जो क्वेश्चन है इनमें ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो हमने जो तैयारी की है उसके अनुकूल है या नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, स्किप ना करना। स्किप करने पर कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको अंत तक देखना और अपने मित्रों के साथ भी साझा करना। तो साथियों शुरू करते हैं आज का ये जो क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है साथियों, सत्य कथन है। तो साथियों सत्य कथन है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमने जैसे पिछले पेपर में हमने किया था, जो पहली क्लास थी, और आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहले जो क्लास थी उसमें हमने किया था कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर भी पढ़ते हैं, और आपको इतना समय मिल जाता है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर दे पाओ, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन से अपना आकलन भी कर पाते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है या गलत, और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने गलत हैं कितने राइट हैं। तो हम पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ रहे हैं और आप इसकी जवाब देना, फिर मैं जवाब दूंगा इसका। सत्य कथन है, सभी देशांतर वृहत वृत्त है, सभी देशांतर दीर्घ वृत्त है, सभी देशांतरीय वृत्त दीर्घ वृत्त है, सभी देशांतरीय वृत्त वृहत वृत्त है। तो साथियों बताना है इनमें से जो सत्य कथन है वो कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर को माना है, सभी देशांतरीय वृत्त वृहत वृत्त है। साथियों ये आरपीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो अंतिम जो आंसर की आई है फाइनल आंसर की, उसके अनुसार हम ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो ये गलत नहीं है, पूरे ऑथेंटिक है, इन पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। तो साथियों एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना आप। तो साथियों आगे क्वेश्चन है दूसरा, वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचलन कहलाता है। विकिरण, अभिवहन, एल्बिडो, संवहन क्या कहलाता है साथियों, बताइए इस दूसरे का राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिवहन। आगे क्वेश्चन है, बसंत विश्व गठित होता है। तो साथियों जो ये बसंत विश्व गठित होता है वो बताना है 20 से 22 मार्च के बीच, 21 से 23 सितंबर के बीच, 21 या 22 जनवरी को, 22 या 23 अगस्त को। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 से 22 मार्च के बीच बसंत विश्व गठित होता है। साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन और भी है, उनको भी जरूर देखना। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही उत्तर है उसका चयन करता है कोड के माध्यम से। तो यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, मतलब इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर राइट हो रहा है। तो चौथे का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर को माना है ABC सही है, यानी तीनों ही सही है। तो इन तीनों को पढ़ते हैं। ए में है पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। बी में है पी तरंग की सर्वाधिक गति निचले मंडल में दर्ज की जाती है। सी में है बहुपरपट्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। तो ये तीनों ही कथन सही माने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन में है, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, यानी ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो बतानी है कि किस प्रकार से उसकी अवस्थिति रहती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो बताना है धीरे धीरे घटती है या स्थिर रहती है, या धीरे धीरे बढ़ती है या तेजी से घटती है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कोयना सहायक नदी है, यानी कोयना जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है वो बताना है। गोदावरी की है, महानदी की है, कृष्णा नदी की है, या तुंगभद्रा नदी की, किसकी सहायक नदी है कोयना नदी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी सहायक नदी है कोयना नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बताना है। महाराष्ट्र है, या कर्नाटक है, या राजस्थान, या आंध्र प्रदेश, कौन सा है इनमें से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा
कर्नाटक, जो रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में रेह का दूसरा नाम है। साथियों रेह का दूसरा नाम बताना है, जो भारत में रेह का दूसरा नाम है। भूड़, कलर, भाबर, खादर। क्या होता है साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर, जो भारत में रेह का दूसरा नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रतिध्रुवस्थ स्थिति है। तो क्या स्थिति है साथियों? 40 डिग्री उत्तर व 40 डिग्री पूर्व, 40 डिग्री दक्षिण व 40 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री उत्तर व 220 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री दक्षिण व 140 डिग्री पश्चिम। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिणी व 40 डिग्री पश्चिम। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ महीने हैं। तो साथियों ये बताना है ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने हैं वो कौन सी ऋतु के हैं? वर्षा के, हेमंत के, वसंत के या ग्रीष्म के? तो बताओ साथियों, ये जो ज्येष्ठ और आषाढ़ जो महीने हैं ये कौन सी ऋतु के हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु के, क्योंकि जेठ का महीना गर्म होता है। इस प्रकार से एक कहावत भी यानी लोकोक्ति भी चलती है। आगे क्वेश्चन है 11वां, राजस्थान में कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिट्टी से संबंधित होता है कि कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान करना। ये क्वेश्चन रिवाइज होने का 100% नहीं 500% चांस रहेंगे। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का बताना है कि कछारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? तो दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर, या चूरू, अजमेर, नागौर व सीकर, या सीकर, जालौर, बारां व झुंझुनू, या जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व उदयपुर। कौन से जिलों में पाई जाती है कछारी मिट्टी सर्वाधिक? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दौसा, धौलपुर, कोटा व सवाई माधोपुर। आगे क्वेश्चन नंबर है 12 है, गलत युग में है। तो गलत युग में छांटना है साथियों एटना, सिसली, काराकोटोवा, इंडोनेशिया, विसुवियस, इटली, सेंट हेलेंस, जापान। तो इनमें से जो गलत युग में है वो बताना है साथियों। तो वो हो जाएगा राइट आंसर सेंट हेलेंस, जापान। ये जापान में नहीं है, बल्कि जो सही युग में है उनको भी देख लेते हैं। एटना है सिसली में, काराकाटोआ है इंडोनेशिया में, विसुवियस है वो इटली में है। आगे क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म है। तो साथियों ये फसल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आया है। तो इसका राइट आंसर बताना है जो मूंगफली किस्म है। इसमें 4 प्रकार की किस्में दे रखी है, तो हम राइट आंसर ही देख लेते हैं सीधा सा। आप इसमें देखिए कौन सा होगा राइट आंसर, फिर हम बताते हैं। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर है वो आपने सही समझा, 1 नंबर ही होगा, RS1, RG141 तथा चंद्रा, ये मूंगफली की किस्में हैं। तो साथियों आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बाकी फसलें उनकी भी किस्में आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। मक्का है या और भी है, चावल की है, इस प्रकार से तो वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और संभावना बनी ही रहेगी। तो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अनास एक सहायक नदी है। तो साथियों अनास है वो किसकी सहायक नदी है? माही नदी की है, या गंभीरी नदी की है, या साबरमती की, या घग्गर नदी? इनमें से 4 में से बताना है कि अनास किसकी सहायक नदी है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो भी आपने सही बताया है, यह है माही नदी की, माही नदी की है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, केसरपुरा, पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो साथियों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है? जिप्सम के लिए, चूना पत्थर के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, तांबा के लिए? तो बताइए साथियों केसरपुरा, पाटन तथा तलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है चूना पत्थर के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा एग्जाम में। इनमें पूछा जाता है कि कौन सा जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है। और जैसे पेट्रोल की बात करें हम, जैसे बाड़मेर वाला, तो उसमें पेट्रोल के जो अलग अलग वो कंपनीज आए हैं या वो क्षेत्र विशेष उनको भी अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो साथियों आगे क्वेश्चन नंबर है 16 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या बतानी है, यानी ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या राजस्थान की वो बतानी है साथियों। 77.2% या से और 22.7%। ये ऑप्शन में नहीं बोलने वाला, आप इनको देख लो, बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो साथियों इसके राइट आंसर है वो है जो ग्रामीण जो क्षेत्र है
उसकी जो जनसंख्या है राजस्थान की वो है 75.1%, और जो शहरी नगरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत है 24.9%। राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, सही युग्म है। तो सही युग्म में बताना है साथियों, स्टेट वूल्स लिमिटेड जोधपुर में है, मेवाड़ टेक्सटाइल उदयपुर में है, बिरला व्हाइट सीमेंट कोटा है, चांदमारी कॉपर झुंझुनू। इनमें से सही बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो कहाँ है, मतलब कौन सी जो कंपनी है या इसका उद्योग है वो कहाँ किस जिले में है वो बताना है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा चांदमारी कॉपर है वो झुंझुनू में है, ये सही युग्म है, बल्कि और बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित है। तो सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है वो कहाँ अवस्थित है वो बताना है साथियों। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा आप पढ़ो इनको और बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो जामसर बीकानेर में है जो सर्वाधिक जिप्सम के भंडार अवस्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। तो बताइए साथियों जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है वो बताना है भारत का। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 19वें में 3 नंबर ऑप्शन, यानी जो भारत का ग्रामीण लिंगानुपात है वो 949 है और शहरी या जो नगरीय लिंगानुपात है वो 929 माना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बाजार कीमतों पर NNP प्लस ह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है किसके। बाजार कीमतों पर GNP के, बाजार कीमतों पर NNI के, साधन लागत पर GNP के, साधन लागत पर GDP के, किसके बराबर है साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा साधन लागत पर GNP के। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत परियोज्य आय का मापक है। तो साथियों बताना है इनमें से 21वें में जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए चारों ऑप्शन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 21वें का वो है 3 नंबर ऑप्शन को माना है कुल व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय कर, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है मांग वक्र के 22वां क्वेश्चन है मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो बताना है और जो सही होगा उनको हम पढ़ लेंगे। तो आप पहले देखो इसको कि सही नहीं है वो बताइए। और साथियों मैं आपको ये समय इसलिए दे रहा हूँ, मतलब उत्तर इतने जल्दी इसलिए नहीं बता रहा कि आप भी जो ये मॉडल पेपर के रूप में आप इस जो ओल्ड पेपर को आप निकाल रहे हो तो आप भी पता कर सको कि हाँ कि इसमें मेरा ये सही है या गलत है। मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो आपको मतलब खुद को जवाब देने में समस्या होगी, तो आप भी अपना आकलन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं। 22वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो आपने माना है 4 नंबर ऑप्शन सही है। साथियों ये 4 नंबर ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है, बल्कि हम बात करें जो मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में जो सही कथन है उनकी बात करते हैं तो वो हो जाएंगे सही कथन। जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। तो साथियों हमने सही कथन पढ़ लिए हैं, बल्कि क्वेश्चन में जो सही नहीं है उसके संबंध में पूछा था उसके संबंध में बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन ही राइट होगा। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। तो साथियों कितनी कम होगी, किस प्रकार होगी, तो जानिए। पहला ऑप्शन है कीमतें कम होने की अवधि के दौरान, कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान, कीमतें स्थिर रहने की अवधि के दौरान, लागतों में परिवर्तन की अवधि के दौरान। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर। साथियों 23वें का राइट आंसर है वो हो जाएगा कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो साथियों हम ये आपके लिए अपने ही पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। साथियों ये जो अपना पेज है ये स्मार्ट क्लासेस 2.0 के नाम से जानते हैं आप इसको। ये
आजकल क्या है, गूगल में जब हम टाइप करते हैं तो कुछ भी सर्च करते हैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों का ऑप्शन हो रहता है। तो वो हिंदी वाले में ये स्क्रीनशॉट आ गया, तो आप समझ लेना ये इंग्लिश में या हिंदी में स्मार्ट क्लासेस 2.0 है अपने चैनल का नाम। साथियों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चैनल है इसमें ये कुछ वीडियोज़ है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो ये पहला वीडियो है साथियों, ये SST का जो क्लास 1 के तहत जो पेपर है, हमने पिछले वीडियो में पिछला जो वीडियो था यही था हमारा। ये इसमें आपका बहुत ज़्यादा ही प्रेम मिला है साथियों। इसमें जो आपका 18 घंटे में 774 बार देखा गया, मतलब 774 व्यूज आ गए, मतलब इतना ही अधिक स्नेह मिला है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाह रहा था, तो मैं इसलिए इस स्क्रीनशॉट को लेकर आया था आपके सामने। तो साथियों ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको देख लिया। इसमें जो ये हमारे जो चैनल है इसमें 629 लोग अभी जुड़े हैं। तो हम आशा करते हैं ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और लोगों के पास भी हमारा ये जो चैनल है ये और लोगों तक भी जाए। तो साथियों हमें अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हैं। तो साथियों इसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 24वां जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें है उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आप देख लेना, इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं। 24वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो है 4 नंबर को माना है MRS/XY बराबर PX/PY तथा MRS/XY घटती हुई होनी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है साथियों। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है। तो बताइए साथियों कौन सा कार्य है जो मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 25वें क्वेश्चन का। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर ही हो जाएगा, मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम है। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के पूरे चांस रहेंगे इस क्वेश्चन के। आगे क्वेश्चन है 26वां, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। तो किसके अनुसार खर्च करता है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार, बढ़ते हुए प्रतिफल के सिद्धांत के अनुसार, सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार, मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा वो बताइए जल्दी से। तो साथियों सही कहा आपने, ये राइट आंसर है, वो सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार ही एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो साथ ही 27वां क्वेश्चन है, बैंक केवल मुद्रा प्रदान करने वाली ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी है। यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है। तो साथियों बताना है, 4 ऑप्शन है, हॉटरे, क्राउथर, शेयर्स, चैंडलर। तो साथियों 27वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेयर्स, जिनके द्वारा ये उक्ति कही गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है। तो साथियों 28वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है, चीन के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। इनमें से किन के साथ हाल ही के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है बताइए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो चीन के साथ ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यातों में 5 राज्यों का योगदान 70% है। ये राज्य कौन से हैं। तो बताना है साथियों। 29वां जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए आंसर, कौन सा आंसर हो सकता है साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों 29वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात में तो आगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा साथियों बताइए, मतलब इसका क्या होगा राइट आंसर 30वें का। तो साथियों इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारिक बैंक अपने कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वें का। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है।
8, 10, 12, 16। बताइए साथियों कितने प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 प्राचलों का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया है। डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि, रथ एवं दांडेकर, मिन्हास, गौरव दत्त। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि। क्वेश्चन नंबर 33 है। लिबनस्टीन के अनुसार बैंडवैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो साथियों किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो 33वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के मांग फलन का अनुसरण करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है। 34वां क्वेश्चन है योजना अवधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा था। तो साथियों बताइए किस वर्ष में रहा था। केवल वर्ष 1971-72 में, केवल वर्ष 1975-76 में, केवल वर्ष 1972-73 और 1976-77 में, केवल वर्ष 1971-72 और 1977-78 में। तो साथियों राइट आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल वर्ष 1972-73 और 1976-77 में। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान है। तो साथियों बताइए सर्वाधिक योगदान किसमें है। कृषि संबंधी उत्पाद में, तैयार वस्त्र में, रत्न एवं आभूषण में, परिवहन उपकरण में। तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो साथियों राइट आंसर है वो हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है। आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो आर्थिक नियोजन है वो किससे संबंधित है साथियों बताइए। करों के एकत्रीकरण से, संसाधनों के आवंटन से, श्रम शक्ति के नियोजन से, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से। तो साथियों 36वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा संसाधनों के आवंटन से। आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे। तो बताइए साथियों कौन थे जो चेयरमैन थे। डॉक्टर मोंटेक सिंह हैं, अहलूवालिया, डॉक्टर विमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर सी रंगराजन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर मोंटेक सिंह हैं, अहलूवालिया। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है। 38वें क्वेश्चन में कहा गया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। तो क्या है साथियों सर्वाधिक प्रमुख विशेषता। वैज्ञानिक पद्धति, तथ्यों पर बल, दार्शनिक प्रकृति, अनुभव आश्रित अध्ययन। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों 38वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा दार्शनिक प्रकृति। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है। किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 2011-12 के मध्य गिरा। मोंटेक सिंह है, अहलूवालिया समिति, दांडेकर एवं रथ समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों ये जो 39 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। तो साथियों आगे इसमें क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है प्रभुसत्ता के अपने एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर है। किसके पक्षधर हैं। लोक विधि के, प्राकृतिक कानून के, प्रथागत कानून के, सकारात्मक कानून के। तो साथियों 40वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सकारात्मक कानून की। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो सही अनुक्रम पहचानना है साथियों। सत्यापन, प्रमाणीकरण, नियमितताएं, तकनीकी। क्या होगा इसका सही अनुक्रम। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। 41वें का राइट आंसर मैं बता देता हूँ साथियों। इसका होगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी हम बात करें सर्वप्रथम ये आएगा नियमितताएं, फिर सत्यापन आएगा, फिर तकनीक आएगा 3 नंबर पे, और फिर
परिमाणीकरण आएगा 4 नंबर पे। तो साथियों ये क्रम हो जाएगा नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक और प्रमाणीकरण। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना साथियों। ये या इसके समकक्ष कोई दूसरा भी क्वेश्चन है तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको जरूर देखना। आगे क्वेश्चन है 42 नंबर, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो साथियों कौन से अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 20 एवं 21, अनुच्छेद 21 एवं 22, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 19 एवं 20। तो साथियों क्या होगा 42वें का राइट आंसर? तो साथियों 42वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर को माना है, अनुच्छेद 20 एवं 21। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? बताइए साथियों कौन समर्थक है? मैक्स वेबर, आमोस, डेविड एप्टर, रोसिमेन। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डेविड एप्टर। आगे क्वेश्चन नंबर है 44वां क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो साथियों 44वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी हितकारी संकेंद्रण हो। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? बताइए साथियों कितना प्रतिशत है? 10%, 12%, 15% या 18%? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है 15%। 45 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? तो साथियों क्या है संबंधित? तार्किक प्रत्यक्षवाद, संदर्भवाद, संस्थावाद या इतिहासवाद? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47वां क्वेश्चन है, एम पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है? तो साथियों 47वें क्वेश्चन का बताना है राइट ऑप्शन, राज्य विधानमंडल, संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल एवं राज्यसभा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य विधानमंडल। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर की ओर लेकर चलते हैं आपको साथियों। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की सांविधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? बताइए साथियों कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? गणराज्य, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है गणराज्य। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? क्या नहीं है साथियों? आध्यात्मिक उन्नयन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आध्यात्मिक उन्नयन। आगे क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? मतलब जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या राज्य का महाधिवक्ता को? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति को। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो साथियों बताइए कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में? तो साथियों इसका राइट आंसर है 3, 4, 5, 6, इनमें से बताना है
तो इनका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 4 सदस्य। तो साथियों ये जो हम मॉडल पेपर, ये जो ओल्ड पेपर है मॉडल पेपर नहीं करेंगे। ये जो ओल्ड पेपर है जो ये आपको देखने को मिलेगा संस्कृत विभाग की जो भर्ती 2018 में लगी थी उसका ये जो पेपर है वो है। हम सॉल्यूशन के तहत आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। जो आरपीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त जानकारी है वो ही दी जा रही है। फाइनल की के अनुसार मिलाते हुए क्वेश्चनों को आंसर बताए जा रहे हैं। तो साथियों हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपसे भी थोड़ी सी उम्मीद ये करते हैं कि आप ये वीडियो है अपने और मित्रों के साथ साझा कीजिए। हमें आपसे जो जैसे कल वाला जो वीडियो था, मतलब पहले वाला जो वीडियो था एसएसटी का, उसमें आपका इतना समय मिला कि मतलब इसको दूसरा वीडियो कब बनाएं कब समय निकालें बनाने के लिए, इतना मतलब उत्सुकता थी, है ना, इतने प्रेरणा मिली उससे। तो मतलब अच्छा लगता है साथियों आपका जो ये मतलब सपोर्ट मिलता है। तो साथियों हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आगे की जो वीडियो है वो भी आपके लिए लाते रहेंगे इसी प्रकार से। तो आप भी है ना अपने साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों इसी आशा से हम आपके पास और वीडियो लाते रहेंगे। और साथियों हमें जो अच्छा लगता है तो उससे हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। तो साथियों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसी श्रृंखला में। 52वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है अनुच्छेद 17 है, छुआछूत का उन्मूलन करता है, ये बात कही है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 21 में कहा है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। अनुच्छेद 24 है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। तो साथियों इनमें जो असुमेलित है वो बताना है। तो 52वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है। अनुच्छेद 24 जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये बिल्कुल ही असंगत है। तो साथियों इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 53 है वो देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लिब्बरहान जांच आयोग को किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया। तो बताइए साथियों किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया। 2002 के गुजरात दंगे, 1984 की सिख विरोधी दंगे, 1983 में नेली जनसंहार, 1992 में अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों राइट आंसर है वो हो जाएगा 1992 में अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना। आगे क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, भारत। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः है जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। कौन है साथियों। डूमरलाल पेथा समिति, सादिक अली समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, पी.के. थुंगन समिति। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी थी। जगदीश भगवती ने, अमर्त्य सेन ने, वाल्डेन बेलो ने, जॉर्ज सोरोस ने। किसने लिखी थी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है जगदीश भगवती ने। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक रिक्त स्थान का व्याख्यात्मक बोध है। तो साथियों किसका व्याख्यात्मक बोध है। क्रिया, अंतःक्रिया, समूह, संस्था। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया। तो हम इसको पूर्ण रूप से दोबारा पढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नांकित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं वो बतानी है। कांजी हाउस, पेयजल, पुस्तकालय, बाजार और मेले। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। राइट आंसर साथियों सही समझाया आपने, कांजी हाउस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य, औपचारिक परिप्रेक्ष्य, उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य। क्या होगा साथियों 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों राइट आंसर है वो हो जाएगा औपचारिक परिप्रेक्ष्य। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नांकित अवधारणाओं के सही क्रम को चुने। राज्य, समाज, समुदाय, संघ, राज्य, समाज, राज्य, संघ, राज्य, समुदाय, समाज,
समाज, राज्य, समुदाय, संघ। तो क्या होगा साथियों, बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नलिखित अवधारणाओं के सही क्रम के अनुसार। तो साथियों जो 60वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा समुदाय, संघ, समाज, राज्य। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया। यानी ऐसा कौन सा समाज है जिसका उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया। तो साथियों उस समाज का नाम बताना है, सरल समाज, जटिल समाज, मिश्रित समाज या दोहरे मिश्रित समाज। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जटिल समाज। आगे क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह है कि भौतिक दशा नहीं है। शारीरिक समीपता, लक्ष्यों की समानता, समिति आकार यानी सीमित आकार, संबंधों की लंबी अवधि। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 62 का। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्यों की समानता। क्वेश्चन नंबर 63 है, रॉबर्ट बियर स्टडीज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों बताना है। तो हम पहले इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं साथियों, ताकि हम फिर सत्य के बारे में जान लें। तो साथियों 63वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, जो सत्य नहीं है समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। ये बात बिल्कुल असत्य है। लेकिन जो हम बात करें जो सत्य है तो उनकी, क्योंकि ये विशेषता से संबंधित ये क्वेश्चन है तो ये और भी आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो सत्य है उन बातों को आपको याद ही रखना चाहिए। तो हम सत्य के बारे में जो इसमें ऑप्शन है वो उनको भी देखते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ये भी बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 63वां हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्न में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है। तो साथियों 64वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है आपको। भूमिका प्रतिमान, बहुल भूमिकाएं, प्रतिस्थिति प्रतिमान, प्रतिस्थिति क्रम। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका भूमिका प्रतिमान। आगे क्वेश्चन नंबर 65 है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान के प्रस्तुत होने के सही क्रम की पहचान करें। तो साथियों सही क्रम है वो बताना है। तो क्या होगा सही क्रम साथियों, देखिए इसका राइट आंसर फिर मैं बताता हूँ आपको। तो साथियों 65वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो बताना है। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा ओसवाल्ड स्पेंगलर, पीतरिम शेरोकिन, अर्नोल्ड जे टोयनबी। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है, 66वें क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है। जो एक वर्ग की विशेषता नहीं वो बतानी है। अर्जित परिस्थिति, खुली व्यवस्था, वर्ग चेतना, प्रदत्त परिस्थिति। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 66वें का। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदत्त परिस्थिति। आगे क्वेश्चन नंबर 67 है, समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय और शिक्षा में समान हो ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सामाजिक श्रेणियाँ, अर्ध समूह है, सामाजिक वर्ग, द्वितीयक समूह है। क्या होता है साथियों 67वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्ग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर है 68वां, वे समूह है जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं। प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, तृतीयक समूह है, संदर्भ समूह है। क्या होगा साथियों 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 68वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक समूह है। आगे क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन है, पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। BR अम्बेडकर, GS घुर्रे, JH हटन, MN श्रीनिवास। क्या होगा साथियों 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर को मान लिया गया है BR अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन नंबर है 70, एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंग के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्ति करें कहलाता है। तो साथियों ये जो 70वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बताना है। सामान्य तथ्य
बाल अपराध, भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक विघटन। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा भ्रष्टाचार। आगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर ले चलते हैं आपको। 71वां क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूह के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित है। तो साथियों ऑप्शन बताने हैं आपको। राइट आंसर क्या है? परिवर्तित निर्धनता, पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति। तो साथियों क्या होगा इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आपको। इसका राइट आंसर है वो सापेक्षिक निर्धनता हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 72। निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था से विशेषता नहीं है? यानी जो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है वो बतानी है साथियों। तो 72वां क्वेश्चन सीधा ही देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर को मान लिया गया है, जो जाति विशेषता यानी जो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अब बात करें हम जाति व्यवस्था की जो विशेषता उनकी बात करते हैं तो वो कौन सी है? अंतर्विवाह, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्तरण और प्रदत्त व्यवसाय। दूसरा है आनुवंशिकता, सूचिता एवं अपवित्रता, कर्मकांडीय संस्तरण और प्रदत्त व्यवसाय। चौथा है जन्म पर आधारित संस्तरण, सूचिता एवं अपवित्रता, आनुवंशिकता और प्रदत्त व्यवसाय। ये सभी जाति व्यवस्था की विशेषता है, बल्कि एग्जाम में जो नहीं होने के अर्थ में पूछा तो इसका राइट ऑप्शन हमने 3 नंबर को मान लिया है 72वें क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है। 73वें क्वेश्चन में है मोक्ष मानव जीवन का चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, यह बात किसने कही? के.एम. कपाड़िया, पी.वी. काणे, इरावती कर्वे, जी.एस. घुर्रे। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 73वें क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. कपाड़िया ने ये बात कही। आगे क्वेश्चन नंबर 74 है वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता था? कौन सा यज्ञ है? पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऋषि यज्ञ। आगे क्वेश्चन नंबर 75 है। 75वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? आवासीय सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत। तो क्या होगा साथियों 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर को मान लिया गया है, आवासीय सिद्धांत। तो साथियों हमने ये 50 जो 150 क्वेश्चन है इनमें से 50% हमने सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं और आई थिंक आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा ये क्वेश्चन पढ़कर, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी लग रहा है कि आपको आ रहे हैं, और आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं उन दोनों का ही सम्मिश्रण के साथ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो हम जैसे आपको भी पता चले, बहुत सारे लोग अब जैसे SST के जितने भी बंदे हैं यानी अभ्यर्थी हैं वो सभी ये पेपर देंगे वीडियो में, तो वो अपने अपने मार्क्स यहाँ पे मतलब डालेंगे, तो आप सभी का भी आपस में भी आकलन होगा, आपको पता चलेगा कि किसके कितने बन रहे हैं, पेपर कठिन था या पेपर का लेवल किस प्रकार का था या हमारी तैयारी किस स्तर की है। संपूर्ण प्रकार की जानकारी आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से मिलती रहेगी। तो साथियों आपके कितने सही है कितने गलत है, वीडियो को अंत तक देखते हुए आपको कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है। तो साथियों हम आगे 76वां क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? LD वाइट का, वुड्रो विल्सन का, साइमन का, नेग्रो का। किसका कथन है साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है LD वाइट का। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन एड्स के फैलने का संभावित कारण नहीं है? तो साथियों क्या है संभावित कारण नहीं है? समलैंगिकता, बैक्टीरिया, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान, वायरस। क्या होगा साथियों 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो वो है बैक्टीरिया, जिससे एड्स फैलने का संभावित कारण नहीं बनता बैक्टीरिया से, बल्कि जो एड्स फैलने का जो संभावित कारण बनता है उनकी भी बात करते हैं तो वो समलैंगिकता से भी होता है, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान करने से भी होता है, वायरस के फैलने से भी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 78 है। 78वां क्वेश्चन है पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द में आर से आशय है। तो साथियों जब हमने ये SST का जो 2018 का सामान्य भर्ती जो थी शिक्षक भर्ती, उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसमें ये पोस्ट कार्ब का एक क्वेश्चन आया था जिसमें डी का संदर्भ पूछा था कि डी का
मतलब ये अर्थ क्या होता है निर्देशन में, जिस प्रकार से डायरेक्शन जो भी है। तो अब यहाँ पे ये जो संस्कृत विभाग की जो भर्ती है इसमें वो भी ये भी 2018 की, तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें आर का आशय पूछ लिया है। तो साथियों आपको ये पोस्ट कार्प से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है इनको आप जरूर देखना, ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा है, तो इस प्रकार से सारा ही ध्यान में रखना आपको, पोस्ट कार्प की पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो जो 78वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है रेगुलर नियमित रिपोर्टिंग प्रतिवेदन, रेवेन्यू राजस्व, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है वो साथियों रिपोर्टिंग हो जाएगा, प्रतिवेदन को कहा जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 नंबर क्वेश्चन में है लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। क्या माना जाता है साथियों, सिद्धांत निर्माण, राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण, अंतर विषय अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की शुरुआत। क्या होता है साथियों इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है वो है राजनीति प्रशासन द्विभागीकरण। आगे क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक कौन थे। यानी प्रशासन को दर्शन मानने वाले जो प्रथम विचारक थे उनका नाम बताना है, कौन थे, डिमोक, वॉकर, स्मिथ, मेरियन लेविस। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वॉकर। आगे क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है पद सोपान पद्धति का अन्य नाम क्या है। तो पद सोपान पद्धति उसका अन्य नाम बताना है साथियों, व्यवस्थित पद्धति, स्केलर पद्धति, आदेश की एकता, नियंत्रण सिद्धांत। तो साथियों 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो स्केलर पद्धति माना है, इसका राइट आंसर है। यानी पद सोपान पद्धति का अन्य नाम स्केलर पद्धति होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 82 है, तो 82 नंबर क्वेश्चन में है साथियों निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में से किससे है। तो साथियों किससे है, 82 नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो साथियों इसके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोक प्रशासन अध्ययन के प्रबंध के दृष्टिकोण से, लोक प्रशासन अध्ययन के शास्त्रीय दृष्टिकोण से, लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से, लोक प्रशासन अध्ययन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर 82 नंबर क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, लोक प्रशासन अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण से। आगे क्वेश्चन नंबर 83 है, जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है। तो साथियों संगठन का जो प्रथम सिद्धांत है वो बताना है भर्ती, समन्वय, बजट, प्रतिवेदन। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा समन्वय। आगे क्वेश्चन नंबर 84 है, हॉथॉर्न प्रयोगों का संबंध निम्न में से किससे है। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से, संगठन के नौकरशाही सिद्धांत से, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत से, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से। किससे है साथियों संबंध, सिद्धांत से। तो साथियों इसका राइट आंसर है 84 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत से हॉथॉर्न प्रयोगों का संबंध है। आगे क्वेश्चन नंबर 85 है, निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक कौन है। मिलेट, शेकलर हर्सन, बर्नार्ड, टेरी। तो साथियों क्या होगा राइट आंसर, साथियों इसका राइट आंसर है 85 में शेकलर हर्सन। क्वेश्चन नंबर 86 है, साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है। तो साइमन के अनुसार जो निर्णय का अर्थ है वो बताना है साथियों, समस्या का निर्माण, एक जोखिम, विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना, सर्वोच्च अधिकारी की राय। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। आगे क्वेश्चन नंबर 87 है, एल डी व्हाइट के अनुसार मनोबल है। तो क्या है साथियों, एल डी व्हाइट के अनुसार मनोबल व्यक्तिगत उत्साह है, एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व, व्यक्तिगत हितों के प्रति रवैया, एक भावनात्मक लगाव। क्या होगा साथियों 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व है। आगे क्वेश्चन नंबर 88 है, नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है। क्या नहीं है साथियों निर्धारक तत्व, कार्य, समय, राज्य व्यवस्था, स्थान। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य व्यवस्था। लेकिन हम बात करें नियंत्रण की सीमा के जो निर्धारक तत्व है उनकी, तो उसमें कार्य, समय, स्थान, इनका ये जो है ये सारे तत्व है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर क्वेश्चन में कहा है
प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, नीति निर्माण द्वारा, प्राक्कलन समिति द्वारा सही विकल्प का चुनाव करना साथियों इनमें से कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है 1 और 3, यानी 1 और 3 ये हो जाएगा। यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट माना गया है 89 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें बताया है कि पहला और तीसरा ऑप्शन राइट है, प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, नीति निर्माण द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देन है। किसकी देन है साथियों? अमेरिकी प्रशासन की, फ्रांस के प्रशासन की, भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक परंपराओं की। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 90 नंबर क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर माना गया है, भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की। आगे क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। कितना समय दिया गया है साथियों बताइए? 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का या 6 माह का? कितना समय दिया गया है जल्दी से बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो साथियों 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है 6 माह है। तो साथियों 91 नंबर क्वेश्चन में जो 4 नंबर ऑप्शन माना है उसके अनुसार 6 माह का समय दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 92 है, लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल की सज़ा दी जा सकती है। तो साथियों कितने महीने की या कितने वर्ष की सज़ा दी जा सकती है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 वर्ष तक। 3 नंबर ऑप्शन राइट माना है आरपीसी ने, 1 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 नंबर क्वेश्चन में है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आवश्यकता सोपान सिद्धांत? मेस्लो द्वारा, टेलर द्वारा, लिकर्ट द्वारा, आउची द्वारा? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? सही समझा साथियों आपने, ये मेस्लो के द्वारा प्रतिपादित है। आगे क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 नंबर क्वेश्चन में कहा है, एकत्ववाद के बीज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साथियों? वेदांत में, उपनिषदों में, वेदों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो साथियों 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है वेदों में, जो एकत्ववाद के बीज मिलते हैं वेदों में। आगे क्वेश्चन नंबर 95 है, उपनिषद मुख्य रूप से है, तो क्या है उपनिषद? भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिकता का स्रोत, कर्मकांड पर आलेख, ईश्वर के प्रति प्रार्थना, मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक। तो इनमें से क्या है साथियों राइट आंसर? तो बताना है आपको। तो साथियों आपने सही कहा, 95 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत ही उपनिषदों का मुख्य रूप है, यानी उपनिषद है मुख्य रूप से। आगे क्वेश्चन नंबर 96 है, देकार्ते के बारे में क्या सत्य है? तो साथियों देकार्ते के बारे में जो सत्य कथन है वो बताना है। वे एक संदेहवादी थे। उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई। उनकी विधि न आगमनात्मक थी और न ही निगमनात्मक थी, ये सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो बताना है साथियों क्या होगा? तो 96 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा, उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई थी। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 97 है, प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो साथियों प्लेटो के अनुसार जो न्याय है वो बताना है, प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता अनुरूप, प्रत्येक मनुष्य के कार्य अनुरूप, प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का ही, इससे अधिक नहीं, वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा संभावित रूप से सक्षम हो। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो, प्लेटो के अनुसार न्याय है। आगे क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र इनमें से कौन सा है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, न्यायालय में जाने का अधिकार, ग्राम सभा की बैठकें? क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 98 नंबर क्वेश्चन में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सभा की बैठकें। प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र ग्राम सभा की बैठकें है। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है, तो साथियों 98 क्वेश्चन कर लिए। अब साथियों ये एक स्क्रीनशॉट है
और ये स्क्रीनशॉट हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 का ही है। आप जब यूट्यूब में सर्च करेंगे सेकेंड ग्रेड SST पेपर या फिर आप सर्च करें कि स्मार्ट क्लासेस 2.0 तो आपको ये हमारा जो चैनल है ये आ जाएगा। इस चैनल का ये नाम है, आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मार्ट क्लासेस 2.0, ठीक है। इसमें साथियों अभी आप SST सेकेंड ग्रेड के लिए आप जो ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको ज़रूरी है, उनके मॉडल पेपर निकालने। या तो आपने मॉडल पेपर बाय हैंड आपने जो फिजिकली है वो निकाल लिए हैं कहीं शॉप से कुछ खरीद कर, है ना, कोई मॉडल पेपर खरीद कर आपने पुराने पेपर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे जो ये वीडियो है ये ज़्यादा नहीं, एवरेज 40 मिनट के आसपास के हैं, तो इसमें 10 वीडियो है। तो 10 वीडियो में जो संस्कृत और स्पेशल और जो सामान्य विभाग, इन तीनों कैटेगरी के जो सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर के पेपर है जो जीके से संबंधित, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर है हमने इसमें वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, पहले ही डाले हुए हैं। तो आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये फर्स्ट पेपर के जितने भी मॉडल पेपर, आप ये जो ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर लगे हुए हैं RPC द्वारा, तो वो सारे 2011 है, 2013 है, 16 है, 18 जितने भी थे वो सारे इसमें डाल दिए। तो साथियों ये जो प्लेलिस्ट है ये हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में आपको मिल जाएगी। इस स्मार्ट क्लासेस 2.0 में आप जाओगे तो वहाँ आप ये जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लिक करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट है ये सेकेंड ग्रेड से संबंधित जो है वो मिल जाएगी, उसमें आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। तो साथियों आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है? किसका समर्थन नहीं करता है साथियों? सुख अंतिम सुख के रूप में, सुख के परिमाणात्मक भेद का, सुख के गुणात्मक भेद का, सुख नैतिक मापदंड के रूप में। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा सुख के गुणात्मक भेद का। आगे क्वेश्चन नंबर 100 है, सुखवादीकरण के साथ किसका नाम जुड़ा है? सुखवादीकरण के साथ किसका नाम जुड़ा है साथियों बताइए? बेंथम, JS मिल, कांट, सिज्विक। तो क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो 100वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी बेंथम। सुखवादीकरण के साथ बेंथम का नाम जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 101 है, सुकरातीय विधि को बौद्धिक धात्री प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। क्योंकि वह मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। आगे क्वेश्चन नंबर 102 है, कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? बताइए साथियों कौन सी नहीं है? ईश्वर, आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता, शुभ संकल्प। क्या होगा जो अवधारणाओं में से नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो शुभ संकल्प है जो नहीं है। बल्कि हम बात करें कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में जो है वो है ईश्वर, आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता। आगे क्वेश्चन नंबर है 103, चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जो हमने लास्ट मॉडल पेपर निकाला था SST वाला उसमें ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इनको भी आप पूर्ण रूप से अच्छे से इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करना। चारवाक की जो पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ है उस अर्थ साधन है, किस प्रकार का साधन है बताना है साथियों? सिर्फ काम का, सिर्फ धर्म का, धर्म और काम दोनों का, अर्थ काम व मोक्ष तीनों का। तो साथियों क्या है इसका राइट आंसर? 103 नंबर क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिर्फ काम का, अर्थ साधन है सिर्फ काम का। आगे क्वेश्चन नंबर है 104, अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है। जो सत्य कथन नहीं वो बताना है। सद्गुण मूलतः आदत है, सद्गुण 2 अतियों के बीच की मध्य स्थिति है, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं, सद्गुण सीखा जा सकता है। क्या होगा साथियों 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? 3 नंबर हो जाएगा, केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं। ये अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार में सत्य कथन नहीं है, बल्कि सत्य कथन में सद्गुण मूलतः आदत है, सद्गुण 2 अतियों के बीच की मध्य स्थिति है, सद्गुण सीखा जा सकता है, ये सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन सा कथन संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है? कौन सा कथन है साथियों बताइए? किसी भी कर्म को करने या ना करने का चुनाव में कर सकता हूँ, बाह्य परिस्थितियाँ मेरे कर्म के
मेरे क्रम के चुनाव को प्रभावित करती है। जो कुछ भी घटित होता है वह मेरी नियति है। मेरी सामाजिक स्थितियाँ मेरे क्रम के चुनाव को निर्धारित करती है। क्या होगा साथियों 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो होगा किसी भी क्रम को करने या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 106 है, निष्काम क्रम का अर्थ है। तो साथियों निष्काम क्रम का अर्थ क्या है बताइए। 106 नंबर क्वेश्चन में कर्म नहीं करना, ईश्वर के लिए कर्म करना, व्यक्तिगत हित के लिए कर्म करना, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? 106 नंबर क्वेश्चन में बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। आगे क्वेश्चन नंबर 107 है, दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। तो साथियों बताना है दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या है। जो देह है वह मिलना चाहिए, व्यक्ति का चरित्र सुधारना, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, गलती करने वाले से बदला लेना। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 107 नंबर क्वेश्चन में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। आगे क्वेश्चन नंबर 108 है, अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित है। तो साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, गांधी दर्शन, गीता दर्शन, यानी क्या है साथियों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है साथियों जैन दर्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 109 है, बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न है। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न बताने साथियों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या शील समाधि प्रज्ञा, या सत्य अहिंसा व ब्रह्मचर्य, या सम्यक वाक, सम्यक कर्मात व सम्यक संकल्प। क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों 109 नंबर क्वेश्चन में? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शील समाधि प्रज्ञा। आगे क्वेश्चन नंबर 110 है, गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। तो साथियों बताइए गीता के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था का आधार है वो बताना है गुण व कर्म, जाति, जन्म, आर्थिक स्थिति। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा गुण व कर्म। 1 नंबर ऑप्शन है वो 110वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं साथियों, आइए देखते हैं, निम्नांकित में से किस उपागम ने मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की है। रॉबर्ट मैगर उपागम, रॉबर्ट मिलर उपागम, जेबी वाटसन उपागम, बीएफ स्किनर उपागम। क्या होगा साथियों 111वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट मिलर उपागम। आगे क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है साथियों। और ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा, आप ही पढ़िए, बताइए कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों 112 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत बताया है, जो सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों अब जो बात करें सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है उनकी बात करें तो उनमें कौन से ऑप्शन आएंगे? उनमें आएगा बाल केंद्रित होने का सिद्धांत, समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 113 है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है। तो क्या है साथियों समाहित? केवल विश्लेषण एवं संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन, केवल संश्लेषण एवं मूल्यांकन, या केवल विश्लेषण मूल्यांकन एवं ज्ञान। क्या होगा साथियों 100 राइट आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वो बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। आगे क्वेश्चन नंबर 114 है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है। तो साथियों कौन सा है? मिलर उपागम, मैगर उपागम, पियाजे उपागम, हर्बर्ट उपागम। क्या होगा साथियों 124वें क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा मैगर उपागम। आगे क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नांकित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य नहीं है साथियों सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का? बताइए, आप ही पढ़िए इन ऑप्शनों को, 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथियों 115 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो है सामाजिक परिवर्तन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 116 है, कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय
गांधी विचार के मूल है? बताइए। सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य सिद्धि। क्या होगा साथियों 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वो है सत्य और अहिंसा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। 117 देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? तो साथियों 117 नंबर जो क्वेश्चन है ये आरपीसी द्वारा डिलीट मान लिया गया है साथियों। ये एल ये ठीक है डिलीट। तो साथियों डिलीट मान लिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, इसका सही आंसर क्या है। आगे इस क्वेश्चन में 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना के RCEM उपागम का विकास किया है। तो साथियों किसके द्वारा किया गया है? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, IASE बीकानेर। क्या होगा साथियों 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। तो साथियों 117वां नंबर जो क्वेश्चन है NCF 2005 के संबंध में, तो साथियों इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहेगी, तो इसको भी जरूर देख कर जाना एग्जाम में। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि, तो साथियों किस प्रकार का सुझाव देती है वो बताना है। पढ़िए आप आंसर। इसमें जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। क्योंकि साथियों बड़ा लंबा वीडियो है तो इसको बोलते समय मुँह में भी थकान होने लगती है, इसलिए कहते हैं साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, आपके लिए ही बनाया जाता है। आपके भी बड़े भाई बंधु छोटे जो भी है तो उनको भी आपका सपोर्ट मिले, उनके साथ भी साझा करने से उनको भी लाभ हो, क्योंकि पुराने पेपर है इनसे हम मान कर चल सकते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आने वाले हैं SST के सेकंड ग्रेड में, तो 150 में से ये जो 5-10 जितने भी पेपर हैं इनमें से मान सकते हैं कि 15-20 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। 15-20 क्वेश्चन या अधिकतम भी हो सकते हैं, तो ये आपको रिपीट होने के चांस पूरे बने रहते हैं। तो इनको आप अवश्य देना। ये जो ओल्ड पेपर का ये वीडियो है इसको आप ज़रूर देखना, अंत तक देखना, और ये जितने भी वीडियो हम सारे वीडियो बनाएंगे आप सभी को देखना। आगे ये जो 119वां क्वेश्चन है इसके ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, तो मैं राइट ऑप्शन बता रहा हूँ इसका राइट आंसर है वो है नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाव देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 120 है। एक सही या गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? वस्तुनिष्ठ प्रकार, निबंधात्मक प्रश्न का प्रकार, लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रकार, या कोई विकल्प सही नहीं है। क्या होगा साथियों 120 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रकार। क्वेश्चन नंबर 121 है। यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है। किसका बताता है? किससे बताता है? ये बताना है साथियों। भाषा से, गणित से, विज्ञान से, शारीरिक शिक्षा से। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा से। आगे क्वेश्चन नंबर 122 है। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? तो बताना है साथियों कौन सा सिद्धांत नहीं है। चयन का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथियों 122 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर मान लिया गया है, कोई विकल्प सही नहीं है। यानी जो ये विकल्प दिए हैं 3 ऊपर, इनमें से कोई सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। एडगर डेल है वो अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो वो किस प्रकार जाने जाते हैं बताइए साथियों। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए, या शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए, या विभिन्न पाठ योजनाओं के वर्गीकरण के लिए, या विकासात्मक चरणों के वर्गीकरण के लिए। तो बताइए इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए एडगर डेल है वो उनका जो योगदान है, इसलिए वो एडगर डेल जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 124 है। पाठ्य योजना निर्माण का निम्नांकित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो साथियों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 124वें क्वेश्चन का। मॉरिसन उपागम, हर्बर्ट उपागम, RCEM उपागम, ब्लूम उपागम। तो क्या होगा
क्या होगा इसका राइट आंसर है 124वें का। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा RCEM उपागम। आगे 125 नंबर क्वेश्चन है, NCF 2005 में दर्शित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये भी RPSC के द्वारा डिलीट मान लिया गया है। 125वां क्वेश्चन। आगे 126वां क्वेश्चन है, वो देखते हैं। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। तो साथियों एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उसमें जो शामिल नहीं है वो बताना है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान संबंधी प्रश्न, पूर्ति संबंधी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर 26वें क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? तो अवगुण बताना है, प्रोजेक्ट विधि का कौन सा अवगुण है? यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है, यह अधिगम के नियमों पर आधारित है, यह नागरिकता का परीक्षण प्रदान करता है, यह अत्यंत समय लगाने वाली विधि है। तो अवगुण बताना है प्रोजेक्ट विधि का कौन सा, इसका राइट आंसर हो साथियों 127वें क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है, जो एक अवगुण है प्रोजेक्ट विधि का। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, 128। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? तो परियोजना विधि का जो चरण नहीं है वो बताना है। योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, रिकॉर्डिंग, परिकल्पना, निर्माण। क्या होगा साथियों 128वें क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण, जो परियोजना विधि का एक चरण नहीं है। बल्कि हम बात करें परियोजना विधि के जो चरण है उनकी, तो उसमें योजना बनाना आ जाएगा, परिस्थिति उत्पन्न करना आ जाएगा, रिकॉर्डिंग करना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 129 है, ग्लोब उदाहरण है। तो ग्लोब उदाहरण है, किसका उदाहरण है साथियों? प्रक्षेपित सामग्री का, अप्रक्षेपित सामग्री का, सर्वे सामग्री का। कोई विकल्प सही नहीं है। तो साथियों 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अप्रक्षेपित सामग्री का उदाहरण है कौन? ग्लोब। आगे क्वेश्चन 130 नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अवयव है लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव है? नहीं है। तो बताना है साथियों कौन सा नहीं है। मस्तिष्क उद्वेलन अवयव है, प्रश्नोत्तर अवयव है, परियोजना अवयव है, अभिक्रमित अनुदेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों 130 नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? तो साथियों अवगुण बताना है, निबंधात्मक प्रश्नों का कौन सा अवगुण है? तो इसका राइट आंसर आप देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। ये जटिल अधिगम प्रणाली परिणामों का मापन करते हैं, इन्हें तैयार करना आसान है, इनमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो क्या होगा साथियों 131वें क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो बताना है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, ऋग्वैदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो साथियों 132वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ये 3 नंबर जो सही नहीं है। बल्कि हम बात करें ऋग्वेद के अनुसार, यानी जो कथन सही है उनकी, तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। और 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, ये बात भी सही है। 132वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है नहीं होने के अर्थ में हमने 3 नंबर माना है, हमने नहीं, RPSC ने ही माना है साथियों। हम तो कौन है मानने वाले, जो आगे से ही है। आगे क्वेश्चन नंबर है 133, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित है। तो साथियों बुद्ध की शिक्षाएं वो किस में संकलित है वो बताना है। अभिधम पिटक में, सूत पिटक में, विनय पिटक में या वैपुल्य सूत्र में। तो साथियों ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है हूबहू पर्सन या इससे जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर बुद्ध की शिक्षाएं मिली है, तो दूसरे में जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मठ है या जो भिक्षु है उनसे संबंधित ये पूछा जा सकता है कि कौन से पिटक में है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों 133वां क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सूत पिटक में। बुद्ध की शिक्षा है सूत पिटक में। तो याद रख लेना साथियों, सहसे शिक्षा सहसे सूत पिटक, इस प्रकार से शिक्षा है वो सूत समेत हम लेते हैं।
है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। आगे 134वां जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो साथियों, अशोक के शासनकाल के समय जो प्रांतीय राजधानी नहीं थी वो बतानी है। तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी, धौली। तो क्या होगा 134वें क्वेश्चन का राइट आंसर? वो हो जाएगा धौली, जो अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी, बल्कि जो प्रांतीय राजधानी थी उनमें तक्षशिला, तोसली, स्वर्णगिरी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 135 है। उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो बताइए साथियों, कौन से हैं? देवी चंद्रगुप्त है, काव्य मीमांसा, हर्षचरित, मालती माधव। इनमें से बताना है कौन सा है। तो साथियों, जो 135वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो 1 नंबर को माना है, यानी 1, 2, 3। तो देवी चंद्रगुप्त, काव्य मीमांसा और हर्षचरित, ये जो साहित्यिक स्रोत है वो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 136 है। 136वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए? तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं है वो ऑप्शन देखते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में या कश्मीर घाटी में। कहाँ प्राप्त नहीं हुए साथियों? तो वो है कश्मीर घाटी में प्राप्त नहीं हुए। लेकिन अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में, इनमें हुए, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं हुए। नहीं होने के अर्थ में क्वेश्चन पूछा था, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 137 है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो बताइए कौन सा सूफी मत का संप्रदाय, जो सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना, चिश्तिया, सुहारवार्दिया, कादिरिया। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? 137वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सैयदाना। आगे क्वेश्चन नंबर 138 है। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद ए मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या कहलाता था? वकील, वजीर, सदर, मीर बख्शी। तो साथियों 138वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सदर। आगे क्वेश्चन नंबर 139 है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो साथियों मिलान करते हैं। देखिए 139वें क्वेश्चन में राइट आंसर ही देखते हैं। सबसे पहले राइट आंसर है 139वें का 1 नंबर है। 1 नंबर का मतलब ये है कि ए में ए, बी में 2, सी में सी, डी में 4, ये सारे मिलान ही है। कि आराम बाग कहाँ है? आगरा में, ठीक है, जहाँ बाबर था, ठीक है, यानी बाबर की कोई समाधि वगैरह हो सकती है, जो भी है। शालीमार बाग श्रीनगर, जहांगीर से संबंध है। शालीमार गार्डन लाहौर, शाहजहाँ से संबंध है। और पिंजौर गार्डन पंचकुला, ये औरंगजेब से संबंध है। अकबर वाला कोई रोल नहीं है, ये डी तक ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 140 है। 140वें क्वेश्चन में कहा है वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो साथियों जो कथन सत्य हैं वो बताने। तो बताइए ये ऑप्शन आप ही देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 140वें क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, यानी सारे ऑप्शन राइट है। बसवना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। यह प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है 140वां, इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन, यानी इसको मान लिया चारों ही ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति का कारण बना या हेतु बना? तो साथियों क्या था वो कारण? हेनरी हार्डिंग, एलेनबरो, डलहौजी, कैनिंग। तो साथियों बताइए 141वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 142 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है 142वें में। आप देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों 142वें का राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए, ये असत्य कथन है। बल्कि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो सत्य कथन है उनकी, तो वो है प्रथम अधिवेशन पुणे में होना निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में स्थानांतरित किया गया। दूसरा है प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। तीसरा है प्रथम अधिवेशन में
72 प्रतिनिधि थे। तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे मैं ये नहीं कहता यही एग्जाम में आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा और इसी प्रकार से बनेगा, ऑप्शन इस प्रकार से होंगे, तो इसको जरूर देख लेना, विशेषताएं हैं जो भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। तो जो मुद्दा नहीं था वो बताना है साथियों। तो क्या होगा राइट आंसर? 143 का जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। ये मुद्दा नहीं था, लेकिन जो मुद्दा था उनकी बात करते हैं। सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, नमक कर का उन्मूलन, ये मुद्दे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 144 है, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है साथियों। तो 144वें क्वेश्चन का जो सत्य कथन है वो क्या होगा बताना है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर, यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 144वें में ये 4 नंबर होने से इसके देख लेते हैं दोनों ऑप्शन। उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, यानी शिवाजी की बात हो रही है। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। आगे क्वेश्चन नंबर 145 है, वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की कब की थी साथियों बताइए। 1776 में, 1778 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। कौन सा इसका राइट आंसर होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1783 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था? तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? तुर्को, क्रोपोटकिन, कोलोन, नेकर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 146वें में जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा क्रोपोटकिन। आगे क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेविन की प्रसिद्ध अप्रैल सिथिस का हिस्सा नहीं था? युद्ध का अंत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का किसानों को हस्तांतरण, जार को गलत कामों के लिए सजा। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? 147वें का इसका राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना है, जार को गलत कामों के लिए सजा। आगे क्वेश्चन नंबर 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इसका कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 148वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को ही माना है। 1 नंबर में कहा है 1 2 3 4, ये कालक्रम के अनुसार ही है। तो मॉस्को, तेहरान, डम्बरटन ओक, याल्टा, इस प्रकार से क्रम इनका पहले से बना हुआ है, यही राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर है 149, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों बताना है बांडुंग, बेलग्रेड, काहिरा, जकार्ता। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? 149 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बेलग्रेड। आगे अंतिम क्वेश्चन है साथियों 150वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर? सर सिरिल रेडक्लिफ, हेनरी मैकमोहन, सर मॉर्टिमर डोरंड, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। तो साथियों हमने एसएसटी से बनने वाली ये पार्ट 2 या क्लास 2 कहें तो उसमें हमने इस पेपर के तहत 150 क्वेश्चन है वो हल कर लिए हैं। और साथियों आपसे जो ये क्वेश्चन आपने अभी देखे हैं ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। और ये आप जो अभी देख रहे हैं ये हमारा अपना खुद का चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0, जिसके माध्यम से आपको ये जितने भी पुराने पेपर्स हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन पेपर है या और रीड से संबंधित है फर्स्ट ग्रेड है, सभी पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों इस सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पूर्व में ही मिल जाए। और साथियों चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करना और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना। शेयर करने में कंजूसी नहीं साथियों करना, क्योंकि इसमें
ऑथेंटिक जानकारी है और ये जो अभी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस। और ये मॉडल पेपर या जो ये ओल्ड पेपर का है इनको निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। और साथियों, कितने सही है या कितने गलत हैं आपके, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि सभी को पता रहे कि किस प्रकार का ये पेपर था, कितना लेवल का था और आपका लेवल क्या चल रहा है, आकलन किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से। तो साथियों, इसी आशा के साथ हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपसे। तो जय हिंद, जय भारत।